जय हिंद दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस की जो है कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे जैसा कि हम जो है इंडियन राज्य व्यवस्था, जो भारतीय संविधान, हम यहाँ पे इसके बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमारी जो है ये यहाँ पे आज जो है दूसरी जो है चर्चा होने जा रही है। तो हम यहाँ पे जो है जिक्र कर रहे थे जो है ऐतिहासिक पहलुओं पे, कि जो है भारतीय संविधान के निर्माण में ऐतिहासिक पहलुओं पे जो है क्या इनका योगदान था। तो जैसा कि हमने यहाँ पे कंपनी शासन का जो है यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, तो पिछली कक्षा में जो हम यहाँ पे देखे कि कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, फिर वो आई तो फिर 1773 का जो पहला जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो यहाँ पे कानून बन करके आया, तो वो कंपनी को कहीं ना कहीं अधीन करने के उद्देश्य से बन करके आया था। तो वहाँ पे 1773 का, फिर उसके बाद 10 साल बाद जो है फिर जो है 1883 का कानून आता है। तो अधिनियम, ये सारे अधिनियम जो आते थे वो कहीं ना कहीं कंपनी में सुधार लाने के लिए ही आते थे कि आप भारत में ऐसे या इस तरीके से जो है आप जो है शासन करिए। तो यहाँ पे पहले जो था वह कंपनी का शासन था। फिर 1858 में जो 1858 का विद्रोह होने के बाद पूरी सर्वे सर्वा जो भारत की थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपने अधीन कर लेती है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो है कुछ ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये कंपनी का शासन, तो यहाँ पे कंपनी का शासन का 1773 का हमने जो है यहाँ पे चर्चा किया। 1773 का यहाँ पे हमने चर्चा जो है पिछली वाली क्लास में हमने चर्चा किया। फिर 1781 का फिर देखिए यहाँ पे, फिर 1784 के देखिए, फिर 1786, 1793। हम जो है यहाँ पे 1813 का जो है पिछली कक्षा में यहाँ पे हम लोग जो है इस पे चर्चा कर चुके हैं। 1813 तक का कंपनी के शासन के अधीन यहाँ पे हमें दो यहाँ पे जो है अधिनियम और देखने, 1835 का अधिनियम जो चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। तो ये हमें देखना है और यहाँ पे ये देखेंगे कि इनके अंतर्गत कौन सी पॉइंटें आती हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है हम यहाँ पे जो है सभी यहाँ पे लिखे हैं, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है जो हम इसके बाद जो है अगला का क्या देख रहे हैं, 1833 का चार्टर अधिनियम। ये 1833 का चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी में आया था। तो इसमें हम देखते हैं नियुक्तियों के लिए योग्यता। तो इसमें जो पहली पॉइंट है इसमें ये देखा गया था, क्या है इम्पोर्टेंट यहाँ पे, नियुक्तियों के लिए। पहले क्या होता था कि नियुक्तियों के लिए जो है योग्यता निर्धारित नहीं थी, और अब यहाँ पे क्या हो गया कि नियुक्तियों के लिए जो है योग्यता निर्धारित की गई कि ये मानक के आधार पर इनकी इस पद पे जो है नियुक्ति होगी। तो जितनी भी नियुक्तियां होती थी इस 1853 के बाद, अब जो है यहाँ पे नियुक्तियां जो है योग्यता के आधार पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है, यहाँ पे अब कैसी होगी, योग्यता के आधार पे होगी। यहाँ पे अगली पॉइंट क्या है, यह ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण के लिए जिम्मेदार है। क्या है, इसके अंतर्गत अब तक क्या था कि जो है भारत का जो है केंद्रीकरण का में कोई जो है इसकी भूमिका नहीं रहती थी। यहाँ पे कंपनी जो थी वो बिजनेस करने के उद्देश्य से आई थी, उसका काम था बस सिर्फ बिजनेस करना। अब जो है 1833 का जब अधिनियम आया तो ये में कहीं ना कहीं जो है भारत में केंद्रीकरण के लिए जो है यह जिम्मेदार जाना जाता है। जो भी भारत में केंद्रीकरण की भूमिका निभाता है, यहाँ से 1853 का 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो है। यहाँ पे इस पर एक पॉइंट और है, यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल को, यहाँ पे क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहाँ पे क्या है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो है जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था वो क्या हो गया, भारत का गवर्नर हो गया, वह संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल हो गया। पहले क्या था, सिर्फ वह बंगाल का गवर्नर था। तो बंगाल के अंतर्गत मद्रास की प्रेसिडेंसी, बम्बई की प्रेसिडेंसी और जो है बंगाल की, ये तीनों प्रेसिडेंसियाँ जो है बंगाल के जो है अंतर्गत आती थी। तो इसका गवर्नर हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ से चेंज करके जो है यहाँ से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ पे जो पहला गवर्नर बना, भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह क्या है, भारत का पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सा है। तो यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये पॉइंट याद रहे। यहाँ पे इसमें और इम्पोर्टेंट का है, ईस्ट इंडिया कंपनी।
यह एक व्यापारिक कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे जो है व्यापारिक निकाय समाप्त कर दिया गया। क्या है यहाँ पे, जो व्यापारिक निकाय था उसको क्या कर दिया गया, यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। किसके अंतर्गत, चार्टर जो है 1833 के अधिनियम के अंतर्गत। ये पूछता रहता है प्रश्न, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है व्यापारिक निकाय से समाप्त कर दिया गया। तो उसमें क्या होता है कि जो है यहाँ पे क्या करते हैं, अधिनियमों को दे देते हैं। तो हमें उसकी इस अधिनियम के अंतर्गत देखना है 1833 के चार्टर के अधिनियम के अंतर्गत। इसमें अब क्या है, तो अब ये बात आती है कि व्यापारिक निकाय जब समाप्त कर दिया गया तो फिर उसे बनाया क्या गया, तो उसे अब बना दिया गया प्रशासनिक निकाय। वह क्या है, प्रशासनिक निकाय बन गई। अर्थात जितना जो पहले व्यापारिक निकाय के अर्थात व्यापारिक सेक्टर को देखती थी, अब जो है यह जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है यहाँ पे संस्था बन गई है, अर्थात प्रशासनिक निकाय बन गई है। यहाँ पे अगली पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, गवर्नर जनरल की एक परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानून सदस्य होगा। पहले 3 सदस्य थे, एक चौथा सदस्य जोड़ा गया, वह था क्या, कानून सदस्य। यह चौथा सदस्य था। तो अब क्या हो गए 1+3 अर्थात एक गवर्नर जनरल और 3 अन्य सदस्य। तो इन 3 सदस्य जो है, तो अब कौन सा हो गया, ये चौथा सदस्य हो गया। पहले 1+2 थे, अब एक और जुड़ गया, तो ये चौथा सदस्य। तो ये चौथा क्या रहेगा, विधिवेत्ता रहेगा, एक कानून का सदस्य रहेगा। तो यह पहले कौन बने, लॉर्ड मैकाले। पहले कानून सदस्य कौन बने हैं, लॉर्ड मैकाले को जो है पहला कानून सदस्य बनाया गया था, चौथा जो ये थे। यहाँ पे ये पॉइंट है। हम अगली पॉइंट यहाँ देखते हैं। यहाँ पे जो है अब जो है यहाँ पे गवर्नर जनरल, यहाँ पे क्या है, अब गवर्नर जनरल ये इसी जो है 1833 के अंतर्गत ही गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा। यहाँ पे चौथा सदस्य कानून का जो है, यहाँ पे कानून का चौथा सदस्य लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। तो यहाँ पे अब ये हो गया कि जब भारत केंद्रीकरण हो गया, अर्थात जब भारत का गवर्नर जनरल बन गया, तब यह जो है लॉर्ड गवर्नर जो था, अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, अब यह जो भी कानून बनाएंगे वह संपूर्ण भारत के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे जो भी कानून अब बनता था, तो अब वह जो भारत के लिए बनता था। तो ये था 1833 के अंतर्गत इतने कानून यहाँ पे थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। इसके बाद 1833 के बाद कौन सा आता है, 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक जो है 20 साल बाद 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। तो इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं क्या है, इसमें गवर्नर जनरल, यहाँ पे क्या है, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक, यहाँ पे 2 पॉइंट को जो है यहाँ पे नोट करिएगा। यहाँ पे विधायी और प्रशासनिक कार्यों को जो है अलग अलग कर दिया गया। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बार बार यह प्रश्न आता रहता है कि कब जो है किस चार्टर के अधिनियम के अंतर्गत जो है, तो यहाँ पे 1853 इसके अंतर्गत जो है, किसके अंतर्गत, 1853 के अंतर्गत जो है विधायी जो है और प्रशासनिक दोनों को जो है यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया। किसके अंतर्गत, 1853 के अंतर्गत क्या है, इन दोनों को जो है अलग अलग कर दिया। पहले ये क्या थी, इसके पहले 1853 के पहले ये क्या थी, 1853 के पहले ये दोनों एक ही में थी। लेकिन यहाँ पे जो है विधायी और प्रशासनिक दोनों को जो है अलग अलग कर दिया गया। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, विधि निर्माण। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विधि निर्माण है तो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। यहाँ पे प्रश्न आएगा कि जो है विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे प्रश्न आएगा कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की जो है यहाँ पे स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत की गई। यहाँ पे क्या है, 1853 के अंतर्गत। यहाँ पे एक और जो है यहाँ पे शुरुआत की गई थी सिविल सेवकों की जो है भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। क्या है, यहाँ पे खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। एक पॉइंट हम बताना भूल गए
यहाँ पे जो है सिविल सेवा की जो प्रतियोगिता का प्रारंभ जो है सबसे पहले यहाँ पे जो चर्चा हुई थी वो 1833 में हुई थी। क्या है, 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। परंतु वहाँ पे जो है अवरोधक का काम क्या किया था, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स जो था, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से जो है इसको ये काफ़ी ज़्यादा विरोध का जो है सामना करना पड़ा। इस जो है यहाँ पे योजना जो आई थी कि सिविल सेवा की जो है खुली प्रतियोगिता के लिए यहाँ पे नियुक्तियों की जो है योग्यता निर्धारित जब की गई तो यहाँ पे ये कहा गया कि सिविल सेवकों की जो है यहाँ पे प्रतियोगिता के माध्यम से उनका चयन किया जाए। योग्यता तो है परंतु जो है यहाँ पे उनकी प्रतियोगिता कराई जाए। लेकिन यहाँ पे ये जो है बाधक का काम बना बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर जो है, इसने काफ़ी विरोध किया। इसके बाद जो है ये मामला यहाँ पे जो है समाप्त हो गया। तो यहाँ पे सिविल सेवकों का जो है कोई भी जो है कार्य नहीं हुआ। लेकिन जो है 20 साल के बाद 1853 के अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता जो है का शुभारंभ हो गया यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे जो है अगली पॉइंट देखते हैं, भारतीय सिविल सेवकों से संबंधित यहाँ पे क्या है, मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। यहाँ पे किसकी, तो ये हुआ कि भारतीय सिविल सेवकों की कैसे नियुक्ति की जाए, अर्थात उनको जो है कैसे चयन किया जाए। तो इसमें एक समिति की गठित की गई जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, मैकाले समिति। तो मैकाले कर रहे थे तो उस समिति का नाम भी क्या रख दिया गया, मैकाले समिति। यहाँ पे अगली पॉइंट देखते हैं, प्रथम बार यहाँ पे क्या है, प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, क्या है, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व, क्या है, स्थानीय प्रतिनिधित्व मिला। तो जो यहाँ पे पहली बार इस जो है चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो है 1853 के प्रथम केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, किसको, भारतीयों को जो है। तो यहाँ पे आप देखिए अगली पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य, यहाँ पे क्या है, गवर्नर जनरल की जो है इस परिषद में 6 नए और सदस्य भी आए। पहले कितने थे, 1+3 अर्थात कुल 4 थे। चौथा सदस्य जो आया था वो था यहाँ पे जो है, यहाँ पे चौथा सदस्य जो था वो कानून विधि सदस्य था जो कि मैकाले थे। यहाँ पे 6 और नए सदस्य आए, जिनमें से जो 6 नए सदस्य आए उनमें से 4 का चुनाव जो बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा यहाँ की स्थानीय प्रांतीय सरकारों से किया जाएगा। इसमें ये हुआ बात कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 6 नए जो सदस्य आएंगे, उसमें से 4 जो सदस्य होंगे वो बंगाल के, मद्रास के, बम्बई के, आगरा के स्थानीय जो प्रांतीय सरकार हैं उनके माध्यम से जो है यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ से 6 में से 4 इन चारों में से आते थे, बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से। तो ये 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी। हम अगला देखते हैं। अब यहाँ पे 1853 का चार्टर अधिनियम जो है ये था मतलब कंपनी के शासन के अंतर्गत। 1853 के बाद जो है 1858 का विद्रोह होता है। 1858 के विद्रोह में जो यहाँ पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है कंपनी के जो है शासन को समाप्त कर दिया जाता है। अब जो है 1858 का जो अधिनियम आता है हम उसका जिक्र करते हैं। तो 1858 के अधिनियम में यहाँ पे ये देखेंगे तो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो है कंपनी के पूरी शासन को जो है समाप्त कर दिया। वहाँ से भारत का पूरी सर्वे की जो जिम्मेदारी थी वो अपने अधीन कर ली, अर्थात यहाँ से ताज का शासन या कहें कि महारानी एलिजाबेथ का शासन जो है यहाँ पे माना जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ताज का शासन, तो 1858 से लेकर के 1947 तक जो है ताज का शासन होता है। 15 अगस्त 1947 तक जो है भारत आज़ाद हो जाता है। तो यहाँ तक 1858 से लेकर के भारत जो है किसके अधीन रहता है, वो ताज के अंतर्गत अर्थात जो है महारानी एलिजाबेथ अर्थात जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है यह रहता है। इसके पहले क्या था, कंपनी का शासन के नाम से जो है अब तक अधिनियम है और भारत पे लोग शासन करते थे। यहाँ से हम ये देखेंगे कि ताज का शासन तो 1858 से 1947 थी। यहाँ पे जो पहला जो है यहाँ पे अधिनियम आया वो था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो यहाँ पे क्या है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। यहाँ पे देखिए क्या है लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है समाप्त कर दी गई।
यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे और पॉइंट क्या है, गवर्नर क्षेत्रों, जितने भी गवर्नर की क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों और राज्य से संबंधित शक्तियाँ अब जो है सारी की सारी शक्तियाँ जो क्या थी ब्रिटिश राजशाही के हस्तांतरित कर दी गई थी। जितनी भी गवर्नर के अंतर्गत जो शक्तियाँ आती थी, राजस्व संबंधी शक्तियाँ आती थी, अब उनको जो है किसके अंतर्गत कर दिया गया, वो ब्रिटिश राजशाही के अंतर्गत जो है हस्तांतरित कर दिया गया। अगली पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है अगली पॉइंट, भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। यहाँ पे क्या है, 1858 का विद्रोह होने के कारण जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया, जो है पूरे भारत का शासन जो है महारानी विक्टोरिया के अधीन जो है ला दिया गया। अब यहाँ पे अगली पॉइंट देखते हैं, गवर्नर जनरल। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गवर्नर जनरल को अब जो है भारत का वायसराय जो है पद नाम दिया गया। क्या है, गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय का पद दे दिया गया कि अब जो है भारत में जो गवर्नर होगा वह गवर्नर नहीं कहा जाएगा, अब वह भारत का वायसराय के नाम से होगा। तो यहाँ पे जो है 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारत का वायसराय कहा गया। तो पहला वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। पहला वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। हमने यहाँ पे देखा था कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, वो जब जो है भारत का गवर्नर जनरल बना तो वो पहला था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यहाँ पे दोनों बातें जो है ध्यान दीजिएगा, ये भारत का गवर्नर जनरल था, परंतु यहाँ पे जो है गवर्नर जनरल का जब पद समाप्त कर दिया गया तो यहाँ पे वायसराय हुआ। तो यहाँ पे पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ। कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग हुआ। और अगली यहाँ पे पॉइंट हम देखते हैं, नियंत्रण बोर्ड जो था, नियंत्रण बोर्ड एवं निदेशक कोर्ट को जो है यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। इन दोनों को जो है नियंत्रण बोर्ड जो था और निदेशक कोर्ट, इनको क्या कर दिया गया, यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। इन दोनों पॉइंटों को जो है ध्यान दीजिएगा। अब होगा क्या, तो इसके परिणाम क्या निकला, भारत में जो है शासन की दैर्ध्य प्रणाली जो है यहाँ पे समाप्त हो गई। जो भारत की दैर्ध्य प्रणाली थी जो है वो समाप्त हो गई, अर्थात विधायी प्रशासनिक जो राजस्व था अब वह सब सर्वे सर्वा जो है महारानी विक्टोरिया के अधीन जो है चला गया। अर्थात जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अब जो है इस पर सभी जो काम जो है अपने अधीन करेगी। यहाँ पे जो है अगली पॉइंट देखते हैं, एक नए सदस्य, एक अर्थात जो है एक नया पद, क्या है यहाँ पे पद, भारत के राज्य सचिव का सृजन हुआ। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है ये कि एक राज्य सचिव का पद जो है यहाँ पे जो है उसका सृजन किया गया। तो यहाँ पे जो है अतः यह जो था ब्रिटिश कैबिनेट का सचिव था। ये क्या था, यह ब्रिटिश कैबिनेट का सचिव था। यह जो पद जो सचिव का था, राज्य सचिव होगा, यह सचिव जो था वो जो ब्रिटिश कैबिनेट का जो सदस्य था वही यहाँ पे सचिव बनेगा। तो उसकी योग्यता क्या थी कि वह ब्रिटिश कैबिनेट का होना चाहिए। यहाँ पे ये देखते हैं अगली पॉइंट, सचिव का भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण शक्ति थी। अर्थात जो भारतीय प्रशासन है उस पर जो है पूरा नियंत्रण, जो प्रशासनिक नियंत्रण होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव नियंत्रण, वह जो था वो कैबिनेट सचिव का हुआ था। अब कैबिनेट सचिव कहाँ था, वह ब्रिटिश का कैबिनेट में उसको जो है सदस्यता थी और वही आकर के राज्य सचिव भारत में हुआ था। वह संपूर्ण नियंत्रण उसका यहाँ भारत में रहता था। अब वह क्या है, यहाँ पे जो है भारत के प्रति नहीं, वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। जो यह कैबिनेट सचिव था वह किसके प्रति उत्तरदायी था, वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। उसकी योग्यता क्या थी कि वह जो है ब्रिटिश जो है संसद का सदस्य होना चाहिए, वो भी कैबिनेट का सचिव होना चाहिए, कैबिनेट का सदस्य होना चाहिए। तो आकर के भारत में राज्य का सचिव बनेगा और राज्य का जो सचिव होता था वह जो है भारत की संपूर्ण प्रशासनिक विभाग का उसके पास जो शक्तियाँ हुआ करती थी। तो ये थी हमारी जो है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो यहाँ पे हमने ये देखा, तो हमने यहाँ पे 1833 1853 का यहाँ पे जिक्र किया और हम यहाँ पे 1858 का। अब जो हम यहाँ पे ताज का शासन जो है पढ़ रहे हैं, अगला जो हमारा यहाँ पे 1861 का, तो हमें यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हम अगला देखते हैं
1861 का, यहाँ पे हम देखते हैं अगला क्या है, 1861 का परिषद अधिनियम। अभी हम यहाँ पे जिक्र करे थे 1858 का जो है परिषद अधिनियम। तो अब हम देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है। तो यहाँ पे जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में, यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, ये है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। क्या है, भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया कि जैसे कोई भी कानून बनेगा तो जो भारतीय सदस्य थे उनको भी जो है इसमें भाग लेने के लिए जो है यहाँ पे जो है अनुमति दी गई थी। किसके अंतर्गत, 1861 के जो है भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। और यहाँ पे दूसरी पॉइंट है विकेंद्रीकरण की जो है यहाँ पे प्रक्रिया की शुरुआत हुई। क्या है, विकेंद्रीकरण का। इसके पहले क्या था कि केंद्रीकरण का। यहाँ पे 1833 में क्या है, ब्रिटिश भारत ने क्या किया कि जो है भारत में जो है केंद्रीकरण की जो है प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, लेकिन यहाँ पे विकेंद्रीकरण का जो है यहाँ पे शुरुआत हुई। तो इसके पीछे यहाँ पे कारण ये है कि जो है यहाँ पे विधायी शक्तियाँ जो थी भारत को नियंत्रण में रखने के लिए ऐसा किया गया कि अर्थात जो है भारतीयों को ऐसा न लगे कि हम उसकी सारी जो है शासन प्रशासन की जो है जिम्मेदारी हम अधीन कर लिए। तो यहाँ पे जो है भारतीयों को जो है गुमराह करने के जो है यहाँ पे उद्देश्य थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इसकी जो है विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। तो इसमें हुआ क्या था कि जो मद्रास और बम्बई की जो है प्रेसिडेंसी थी उनको विधायी शक्तियाँ दे दी गई। यहाँ पे क्या थी, विधायी शक्तियाँ दे दी गई, लेकिन राजस्व शक्तियाँ वो अपने अधीन ही रखते थे। तो यहाँ पे जो है मद्रास और बम्बई की जो है विधायी जो है शक्तियाँ दे दी गई इन दोनों प्रेसिडेंसियों को। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वायसराय के आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना ही अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। अर्थात इसमें इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो है यहाँ पे जो नियम बना 1861 में, ये कहा गया कि जब भी हम अध्यादेश जारी करेंगे, अर्थात यहाँ जो है भारत जो है वायसराय का उद्देश्य ये था कि जब भी हम यहाँ पे अध्यादेश जारी करेंगे तो जो परिषद है उसकी हमें अनुमति या उसका विचार, इसकी जो है कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जो है अध्यादेश जारी करने के लिए जो है हम इनका जो है कोई जो है योगदान नहीं करेंगे। किसमें, जो है आपातकाल के दौरान जब हम अध्यादेश को उस दौरान जब जारी करेंगे तो हम परिषद से अनुमति नहीं लेंगे, उसके विचार को हमारे जो है अनुसार जो हमारे मतानुसार माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो ये था जो है यहाँ पे जो है 1861 का जो है परिषद अधिनियम। तो इसके अंतर्गत दो पॉइंट थे। यहाँ पे जो है भारतीयों को जो है प्रतिनिधित्व दिया गया, यहाँ पे विकेंद्रीकरण की जो है शुरुआत हुई जिसमें मद्रास और बम्बई के जो है उनकी प्रेसिडेंसियों की जो है विधायी शक्ति दे दी गई थी। और यहाँ पे जो है वायसराय को यह शक्ति दी गई थी कि वो परिषद से बिना संस्तुति के जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। यहाँ पे हम अगली पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे एक अधिनियम है 1892 का परिषद अधिनियम, 1892 का परिषद अधिनियम। तो इसके अंतर्गत देखते हैं, यह जो था केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में जो है अतिरिक्त जो है सदस्य कुछ लाए गए, जो क्या थे, यहाँ पे पॉइंट है गैर जो है सरकारी सदस्य थे। तो इनकी जो है केंद्रीय विधान परिषद में जो है सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन वह क्या थे, गैर सरकारी सदस्य थे। तो यहाँ पे इनकी संख्या है। यहाँ पे जो अगली पॉइंट है केंद्रीय विधान परिषद में, यहाँ पे देखा जाएगा केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को जो है बजट पे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि केंद्रीय विधान परिषद में जो है भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार जो है यहाँ पे दिया गया, अधिकार दिया गया। किस पे, जो है यहाँ पे बजट पर जो है बहस करने की तथा सरकार से प्रश्न पूछने की जो है यहाँ पे उन्हें यह अधिकार दिया गया। अब तक अर्थात 1892 से पहले उन्हें यह अधिकार नहीं था कि वह जो है बजट में भाग लें और प्रश्न करें। तो यहाँ पे जो है 1892 के परिषद अधिनियम के अंतर्गत जो है बजट पे बहस करने और जो है सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यहाँ पे एक पॉइंट और है इम्पॉर्टेंट, जो है निर्वाचन पद्धति की शुरुआत यहीं से हुई थी। 1892 के अनुसार, जो 1892 का परिषद अधिनियम के अनुसार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत यहीं पे हुई थी। तो अब तक जो हमने यहाँ पे देखा, जो है यहाँ पे जो है 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, तो अब जो है यहाँ पे 1892 का अधिनियम
अब हम यहाँ पे देखेंगे 1909 का अधिनियम। तो इसके बारे में जो है अगली कक्षा में जो हम इसकी चर्चा करेंगे। 1800 जो है यहाँ पे 1909 का अधिनियम जो है 1892 तक यहाँ पे हो गया। तो हम यहाँ पे जिक्र करेंगे 1909 का जो है अधिनियम। तो इसे क्या है 1909 का, और उसके बाद जो है 1919 का, फिर जो है 1935 का, फिर जो है 1947 का। यह तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, 1909, 1919 और 1935। 1935 जिसमें से जो है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। इन जो है 4 अधिनियमों का जो हम जो है अगली कक्षा में जिक्र करेंगे।